वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक कंपैरिजन कराने जा रहा हूँ बिटवीन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस ऑफ आईसीएसआई। अभी सर 2-3 दिन पहले ही जो रिज़ल्ट आया है CSEE का, उस पर्टिकुलर रिज़ल्ट के आने के बाद ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं सर कि आईसीएसआई ने ओल्ड सिलेबस को हटाकर न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया है, तो किस तरीके से उनको एनरोल कराना है, कौन से सिलेबस को वो ऑप्ट करें, ओल्ड सिलेबस को करें या न्यू सिलेबस को करें। यहाँ तक कि कुछ एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स भी हैं जिनके मन में ये डाउट है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि सर किस तरीके से उनके ऊपर ये प्रपोज्ड न्यू सिलेबस जो अब प्रपोज नहीं रहा, एक्चुअल में एप्लीकेबल हो गया है, वो किस तरीके से उनको अफेक्ट करेगा, किस तरीके से उनके ऊपर अप्लाई होगा। इस पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस के डाउट्स मैं आज आपके सामने क्लियर करने आया हूँ। इससे पहले अभी कल ही शाम को गाबा सर ने एक वीडियो डाली थी और गाबा सर ने बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि भाई आप बताइए कि आपको क्या डाउट्स हैं। तो आज इसी पर्टिकुलर सेशन में हम वो सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, वन बाय वन जो आपके कमेंट्स आए हुए हैं उन कमेंट्स को आंसर करेंगे, जिससे कि आपके मन में कोई भी क्वेरी हो इस पर्टिकुलर न्यू सिलेबस को लेकर तो वो रिजॉल्व हो जाए। सबसे पहले अभी मैं आपको एक कंपैरिजन कराने जा रहा हूँ बिटवीन ओल्ड सिलेबस एंड न्यू सिलेबस कि ओल्ड सिलेबस में ऐसा क्या क्या था जो अब न्यू सिलेबस में नहीं है, या ओल्ड सिलेबस में ऐसी क्या कमियां थी जिसको रिजॉल्व करने की शायद कोशिश की है आईसीएसआई ने न्यू सिलेबस। अभी जो ओल्ड सिलेबस था हमारा वो 2017 से चला आ रहा था और अब 2023 में न्यू सिलेबस आ चुका है और न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट आपके दिसंबर 2023 में पढ़ने वाला है फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, पहले मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ ये सीएस एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग ही बताने जा रहा हूँ। सीएस प्रोफेशनल का भी हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे, बट अभी थोड़ा सा रुक के पहले हम सीएस एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, देन उसके बाद हम सीएस प्रोफेशनल पे आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सीएस प्रोफेशनल का न्यू सिलेबस है वो दिसंबर 23 से एप्लीकेबल नहीं है, वो एप्लीकेबल होने वाला है जून 24 से। तो पहले हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की, क्योंकि अभी जो बच्चे परेशान हैं सबसे ज़्यादा वो है CSEE क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है। तो उनके रिगार्डिंग पहले हम लोग सर कंपैरिजन करते हैं एक चीज़ का। और आपके सामने देखिए आईसीएसआई का न्यू सिलेबस है जो उन्होंने प्रपोज किया था और अब ये एप्लीकेबल हो चुका है। और इस पर्टिकुलर सिलेबस में ऐसी बहुत सारी बातें हैं सर जो हम लोग को नोट करनी चाहिए, जो एक्चुअल में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो सर होने वाली इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि सर हमारा जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है अभी तक इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते थे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, मॉड्यूल 2 में भी 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, बट अभी क्या हो गया है, आईसीएसआई ने एक सब्जेक्ट को कम कर दिया है। कैसे कम कर दिया सर? आईसीएसआई ने एक्चुअल में शायद कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने 2 सब्जेक्ट्स को मर्ज करके एक सब्जेक्ट बना दिया है। तो अभी तक टोटल आपका जो ओल्ड सिलेबस में मार्क्स वेटेज था वो होता था 800 मार्क्स के पेपर होते थे टोटालिटी में। अब वो एग्जाम्स जो होंगे वो 700 मार्क्स के हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे पास पहले 8 सब्जेक्ट्स थे ओल्ड सिलेबस में और अब 7 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। तो अभी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ओहो सर एक सब्जेक्ट कम हो गया है तो कितना अच्छा हो गया सर कि हम न्यू सिलेबस में अब जाएंगे और साथ ही सब्जेक्ट देंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा एक सब्जेक्ट का बर्डन हमारे ऊपर से कम हो गया है। बट फिर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहूँगा, जिससे कि ऐसे क्लियर हो पाएगा कि ओल्ड और न्यू में क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सर कि जो न्यू सिलेबस है हमारा, वो न्यू सिलेबस में अब प्रेजेंट टाइम पे 7 सब्जेक्ट्स हैं। अब 7 सब्जेक्ट्स जो हमारे पास हैं उनकी लिस्ट आपके सामने दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1, उस ग्रुप में में सबसे पहला सब्जेक्ट है JIGL। इट्स लाइक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये एज इट इज़ ओल्ड सिलेबस में भी था, ऑल्दो कुछ चैप्टर्स इसमें चेंज हुए हैं, अभी मैं मार्किंग भी करा दूंगा। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पहले JIGL में नहीं थे। एक सब्जेक्ट होता था EBCL ओल्ड सिलेबस में, अभी भी है ओल्ड सिलेबस में, न्यू सिलेबस में भी है, बट उसके कुछ 4 टॉपिक्स, 4 चैप्टर्स वहाँ से हटाकर डाल दिए गए हैं JIGL में। तो शफलिंग हुई है रादर दैन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर पे हमारे पास है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये नया, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर हमारे लिए। और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कुछ चेंजेस आए हैं। कैसे चेंजेस आए हैं सर? जैसे पहले कंपनी लॉ 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ करता था, पार्ट A B C। अभी वो 3 पार्ट में नहीं है, अभी वो सिर्फ 2 ही पार्ट में रह गया, 60 मार्क्स एंड 40 मार्क्स। पहले 10 मार्क्स का पार्ट C भी होता था, बट अभी वो 10 मार्क्स का पार्ट C नहीं है।
नहीं है। ऑल्दो कुछ कंटेंट ऐसा है जो इधर उधर से शफल होकर यहाँ पे भी आया है, जैसे डॉर्मेंट कंपनी के बारे में हम कभी भी पहले कंपनी लॉ में नहीं पढ़ते थे, बट अभी क्या हो गया है कि सेटिंग अप में हम डॉर्मेंट कंपनी पढ़ते थे, बट अभी क्या हो गया है कि अभी डॉर्मेंट कंपनी का कंसेप्ट सेटिंग अप से उठा के कंपनी लॉ में डाल दिया गया है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड नंबर हमारे पास जो थर्ड नंबर सब्जेक्ट आता है डेट इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉस। ये जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है ये पहले भी था, इतना कंटेंट तो पहले भी था, बट ये इंडस्ट्रियल लेबर लॉ एक तरीके से मैं बोल दूंगा कि वेटेज बढ़ गई है। पहले चैप्टर हुआ करता था, पूरी यूनिट आ गई है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग अप वाला जो सब्जेक्ट है उसमें येस मैं कह सकता हूं कि जो 40 मार्क्स का कंटेंट है ये एक मेजर चेंज है इन सेटिंग अप ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट। इसके अलावा जो फोर्थ नंबर पेपर है आपका ग्रुप 1 का जो पेपर, अच्छा ये जो ऊपर के 3 पेपर हम लोगों ने देखे ना, एक GIGL, एक कंपनी लॉ, एक सेटिंग अप, ये पहले भी ओल्ड सिलेबस में थे, न्यू सिलेबस में भी ये वैसे ही ग्रुप 1 में है। ऑल्दो टॉपिक्स का शफलिंग हुआ है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हम लोग को लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, और एटलीस्ट हर किसी को बेसिक नॉलेज तो इसकी होनी ही चाहिए। और बेसिक तो क्या, मेरे को लगता है कि जितनी ज़्यादा एडवांस नॉलेज होगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट जो अभी तक ग्रुप 2 में हुआ करता था, और ग्रुप 2 में ओल्ड सिलेबस में होता क्या था कि कॉर्पोरेट अकाउंट्स 100 मार्क्स की अलग थी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100 मार्क्स की अलग थी। बट अभी क्या हो गया है, FM और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ये दोनों मर्ज करके 100 मार्क्स का कर दिए गए हैं और ये ग्रुप 1 में आ गया है। अब ग्रुप 1 में अकाउंट्स है और FM है, और ग्रुप 2 में चला गया है टैक्स। टैक्स होता था पहले ग्रुप 1 में, और अब कहाँ चला गया बेटा, ग्रुप 2 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 2 की। तो ग्रुप 2 में हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट कौन सा आ गया सर, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉस। इसको पहले हम SLCM बोलते थे, अब हम इसको एक्चुअल में शायद CMSL बोलेंगे, क्योंकि पहले कैपिटल मार्केट हो गया और सिक्योरिटी लॉ हो गया। अभी इसमें भी कुछ चैप्टर्स के एडिशन जरूर हुए हैं, बट ये पेपर ऐसे पहले भी ग्रुप 2 में था, अभी भी ग्रुप 2 में ही है। इसके अलावा हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ रहा है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी लॉस। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट था सर ओल्ड सिलेबस में, और ICSI ने कुछ अच्छाइयाँ दिखाई इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, और विनम्रता दिखाते हुए थोड़ा सा पोलाइट नेचर अडॉप्ट करते हुए ICSI ने इसका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस किया है। लेकिन हुआ क्या है, अभी EVCL का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, बट GIGL में वही सारे टॉपिक जो EVCL से हटाए हैं वो GIGL में ऐड ऑन कर दिए गए हैं। तो पहले थोड़ा सा GIGL थोड़ा सा हल्का सब्जेक्ट हो जाता था सिलेबस कंटेंट वाइज, अभी GIGL का कंटेंट बढ़ गया है, और जो EBCL हुआ करता था पहले वो अब इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस बन गया है। इसमें IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग जो लॉस थे ये पहले नहीं थे, और अब एक डॉट पूरे 40 मार्क्स के आ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट विल बी टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, DT एंड ITT, 60 एंड 40 मार्क्स। ये अब हमारा पहले ग्रुप 1 में हुआ करता था जो अब ग्रुप 2 में आ गया। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि अभी टोटल आपके पास 7 सब्जेक्ट्स हैं और सबके कुछ इंटरनल डिवीजन्स हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स को हम सब क्लब कर देते हैं, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो ग्रुप 1 है उसमें 4 हैं और ग्रुप 2 में 3 हैं। अभी ICSI क्या कहता है सर, ICSI का देखिए मानना है, ICSI कहता है कि भाई आपका दिसंबर 2023 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस। December 2023 is going to be the first attempt for new syllabus of CS Executive. अभी ICSI ने क्या बोला, ICSI ने बोला कि भाई ये जो 2022 का नया सिलेबस आया है, ये 2022 का नया सिलेबस किस तरीके से हमको मैनेज करना चाहिए, या ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, बिल्कुल ठीक बात है। बट अभी मैं ऐसे बोलता हूँ कि ICSI वैसे तो यही कहता है कि भाई आप दिसंबर में दोनों ग्रुप्स दो, और मेरे को भी लगता है कि पर्सनली एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को अभी टाइम गैप देखते हुए ऑलमोस्ट आपके पास मान के चलिए कि 10 महीने से ऊपर का गैप है। एग्जाम होने वाले हैं आपके दिसंबर में, और वो भी कब, 20 दिसंबर के आसपास, 20 21 से एग्जाम होंगे आपके, और अभी आपके पास पूरे मैं तो बोलूँगा पूरे 11 महीने हैं। अब ऐसी सिचुएशन में 11 महीने में सर दो ग्रुप्स को करना, 7 सब्जेक्ट्स को करना, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप डेडिकेटली पढ़ते हैं तो ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए, और मेरे को ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको दोनों ग्रुप्स देने का मौका मिलेगा, और वो भी 10-11 महीने के गैप के बाद। तो आप यू आर हैविंग एम्पल सम ऑफ टाइम, आप आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी अगर लेट से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि नहीं सर वो तो मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा, न्यू सिलेबस में भी मैं एक ही ग्रुप दूंगा, तो इन दैट सिचुएशन ICSI ऐसा कहता है कि आप कोशिश करिए कि पहले ग्रुप 1 दीजिए और उसके बाद ग्रुप 2 दीजिए। ICSI की ये रिकमेंडेशन है, और ICSI की रिकमेंडेशन यहाँ लिखी भी हुई है, तभी देखिए लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप 1 व्हाइल अपीयरिंग इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन।
कि अगर वो एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स में अपीयर करना चाहते हैं और वो दोनों ग्रुप्स नहीं देना चाहते तो प्रायोरिटी आप पहले ग्रुप 1 को दे दीजिए, ठीक है। ये ICSI की अपनी रिकमेंडेशन है और इस रिकमेंडेशन को बिल्कुल सर आंखों पर रखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये बोली, अच्छा हुआ है कि उन्होंने खुद एडवाइजरी दी है। दूसरी चीज़ ये सर, एक बहुत बड़ा चेंज हो गया सर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में पहले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे जैसे कि टैक्सेशन, ऑल्दो मैं ऐसा नहीं बोलता कि लॉ प्रैक्टिकल नहीं है, लॉ बिल्कुल इक्विवेलेंटली प्रैक्टिकल है, बट बच्चों का माइंडसेट थोड़ा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लेकर आ जाता है, इसलिए वर्ड प्रैक्टिकल निकल जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सर जो टैक्सेशन, अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट था वो पहले MCQ बेस्ड था। तो MCQ बेस्ड हो जाने की वजह से वो 300 मार्क्स का जो पेपर आता था वो OMR शीट में हमको देना होता था। बट अभी क्या हो गया, अभी ICSI ने बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज लेकर आया और ICSI ने न्यू सिलेबस में MCQ को, पूरे सब्जेक्ट को MCQ बनाने से थोड़ा सा पीछे हटे और उन्होंने क्या बोला कि हर सब्जेक्ट में अब 80 मार्क्स का जो कंटेंट होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, और 20 मार्क्स का जो कंटेंट होगा वो 20 मार्क्स का कंटेंट होने वाला है आपका MCQ फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? MCQ फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है तो उसमें से 80 मार्क्स आएंगे आपके सब्जेक्टिव वाले और 20 मार्क्स आएंगे आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं सर, लेकिन जो आपका पेपर अकाउंट्स और FM का है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई MCQ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये पूरे के पूरे 100 मार्क्स का एक सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे अब आपको लेंदी सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आएंगे फुल फ्लेज्ड। टैक्स में भी यही होने वाला है, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आएंगे और उसका आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये सारे MCQ थे तो बच्चा MCQ में थोड़ा सा कंपैरेटिवली शायद ज़्यादा सिक्योर फील करता था, बट अब सब्जेक्टिव हो जाने की वजह से ही और शी नीड्स टू सॉल्व द होल क्वेश्चन एंड द फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने के बाद ही मार्क्स शायद मिलेंगे। ऑल्दो स्टेप मार्किंग होती है वो, बट पार्ट की बात है। अभी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उस मोड ऑफ एग्जामिनेशन में ये लिखा है कि देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो MCQ हो गए और 80% जो कंटेंट होगा वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का होगा सारे पेपर्स में, एक्सेप्ट सिर्फ पेपर नंबर 4 जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, विच विल बी 100% डिस्क्रिप्टिव। तो सिचुएशन अभी ये है सर कि अभी आपके पास 700 मार्क्स का पेपर होने वाला है और इस 700 मार्क्स में आप हर पेपर में, पेपर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, इन सब पेपर में आप देखेंगे कि आपको 80 मार्क्स की केस जो आएंगे क्वेश्चंस वो सब्जेक्टिव आएंगे और 20 मार्क्स के सिर्फ आपके पास क्या होंगे, MCQ। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की एक बहुत बड़ी क्वेरी ये है सर कि क्या MCQ में नेगेटिव मार्किंग होगी? तो ICSI ने अभी न्यू सिलेबस पे इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। और अगर मैं अभी दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करूँ, लाइक CA में भी MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने लग चुके थे पहले से ही, तो उन्होंने MCQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं दी थी। तो ऐसा उम्मीद है कि ICSI भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देगा। लेकिन ओल्ड सिलेबस में जो टैक्सेशन, अकाउंट्स और FM के सब्जेक्ट थे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा उम्मीद है, क्योंकि ICSI इस पे साइलेंट है और ICSI साइलेंट है मतलब कि इसमें एज सच अभी नेगेटिव मार्किंग शायद नहीं होने वाली। ठीक है सर, तो ये तो पूरा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया किसके रिगार्डिंग, एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस के रिगार्डिंग। अभी मैं आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे दिखा देता हूँ जिसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि भाई हाँ किस तरीके से हम लोग को क्या करना होगा। अच्छा, अभी ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ये है सर कि ICSI ने ये क्लैरिफाई किया है कि अभी जैसे हम लोग के एग्ज़ाम्स होंगे दिसंबर में, तो अब बच्चे के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, खास करके जब हम लॉ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, कि सर अमेंडमेंट कौन सी डेट तक की हमारे ऊपर एप्लीकेबल होंगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है बच्चे वो होने वाला है 31 ऑफ दिसंबर को, मतलब दिसंबर 31, मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं कि दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जब दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम है तो आपको बोला गया कि 31 मई ऑफ द कैलेंडर ईयर फॉर दिसंबर सेशन, कि दिसंबर सेशन का जो कैलेंडर ईयर है, कैलेंडर ईयर मतलब 2023 में जो 31 मई तक की अमेंडमेंट्स होंगी वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होंगी। और यही बात उन्होंने बोली कि अगर लेट से आप जून अटेम्प्ट में जाते हो तो 30 नवंबर तक की जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। बट अभी 30 नवंबर को हम साइड में रखते हैं और अभी हम ऐसे बोलते हैं कि अभी हम दिसंबर की ही बात करते हैं कि दिसंबर 2023 ही हमारा पहला अटेम्प्ट है, तो जो 31 मई तक अमेंडमेंट्स होंगी वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना ही देना है। प्री एग्जामिनेशन टेस्ट अभी भी होता आ रहा था, अभी ओल्ड सिलेबस में भी था, अब न्यू सिलेबस में भी है। तो प्री एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है वो आपको क्लियर करना ही करना है, तभी आप एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल के एग्जाम्स दे पाएंगे। अगर आपने ये प्री एग्जामिनेशन नहीं टेस्ट कंप्लीट किए तो इन दैट सिचुएशन आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओडीओपी एक 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम आईसीएसआई कंडक्ट करवाता है, वो भी अभी मैंडेटरी रिक्वायर्ड है, आपको करना होगा। आपके एग्जाम से पहले आपको ओडीओपी कंप्लीट करनी होगी, अदरवाइज अगेन आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे ये है सर कि जो एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की जो डेट्स हैं, चलिए प्रोफेशनल की भी मैं फिर से बात छोड़ देता हूँ, एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ पहले। कि एग्जीक्यूटिव के लिए जब हम न्यू सिलेबस में आएंगे तो हम लोग को बोला गया सर 1 फरवरी से जो भी रजिस्ट्रेशन होंगे, वो 1 फरवरी से जो भी रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं वो सब बाय डिफ़ॉल्ट CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में जाने वाले हैं। मतलब जितने भी बच्चे CSET अभी क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर वो 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दे विल बी इन ओल्ड सिलेबस, और 1 फरवरी से अगर वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दे आर गोइंग टू बी इन द न्यू सिलेबस। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ओल्ड करना चाहिए या न्यू करना चाहिए, अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल बात नहीं कर रहा उसकी पे मैं। बट मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ICSI ने क्या बोला है, ठीक है। अभी हम लोग ये जरूर क्वेश्चन उठाएंगे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर हमको करना क्या चाहिए, लाइक हमको ओल्ड सिलेबस में एनरोल कराना चाहिए या न्यू सिलेबस में। तो अभी हमारे साथ करण सर आएंगे, शिवानी मैम आएंगी, और करण सर और शिवानी मैम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके लेकर आ रही हैं, और वो उन क्वेश्चंस का आंसर्स देंगी जिसके बेसिस पे आपकी देखना सारी की सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बच्चों ने हमसे पूछे हुए हैं, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स हम देंगे, तो जिससे आपकी लगभग सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। अभी देखिए, जैसे आपके पास ना, जैसे ग्रुप 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट था ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। अब इसमें ये सारे चैप्टर्स पहले भी हुआ करते थे, ऑल्दो अभी हो क्या गया है कि अभी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज का चैप्टर है, ये पहले थोड़ा सा छोटा हुआ करता था, कंटेंट इसका कम था, अभी वाइड हो गया। अभी इसमें कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, तो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से सीखें, और ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ICSI का। एक लॉ है सर, लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। ये स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड जो लॉ है ना, ये सर पहले EBCL में होता था, बट अभी GIGL में आ गया है। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो अब प्रेजेंट टाइम पे GIGL का पार्ट बन चुका है। इसके अलावा सर ये 3 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 16, 17 एंड 18, दैट इज सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट लॉ और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये पूरे के पूरे पहले अगेन EBCL में होते थे, बट अब ये सब के सब उठकर किस में आ गए हैं, ये सब के सब उठकर आ गए हैं GIGL में। पहले GIGL में एक चैप्टर होता था सर NCLT से रिलेटेड, जनरल क्लॉज से रिलेटेड, वो अब हट गया, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए। ऑल्दो जनरल क्लॉज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजन इंटरप्रिटेशन के चैप्टर में आपको मिलेंगे, बट फिर भी अभी वो हटा दिए गए हैं, और EBCL के ये 4 चैप्टर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और साथ में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये उठा के आ गए हैं ग्रुप 1 GIGL में। तो GIGL इसी वजह से थोड़ा सा वास्ट हो गया है कंटेंट वाइज, बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड नंबर है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में 60 मार्क्स का पार्ट A है आपका, ये जैसे था लगभग सब वैसे ही है, इसमें एज सच कोई भी खास चेंज इसमें तो मेरे को नहीं दिखा बहुत ज़्यादा। हाँ, बट मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि सर जैसे पहले डॉर्मेंट कंपनी के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था वो SBEC में हुआ करता था, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज़ एंड क्लोजर्स, उसमें हुआ करता था, बट अभी ये इसमें आ गया है। और पार्ट 2 में जनरल मीटिंग्स डायरेक्टर्स पहले भी था, अभी भी एज इट इज़ ऐसे ही है, इसमें भी कोई खास चेंज नहीं है। बस पार्ट C जो हुआ करता था वो हट गया है, और पार्ट C को हटा दिया गया, पूरी टोटली तरीके से हटा दिया गया। 10 मार्क्स का हुआ करता था, हटा दिया गया। अब उसके बाद हमारा थर्ड नंबर पेपर आया सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। सेटिंग अप बिजनेस में सेटिंग अप का जो पोर्शन है पार्ट A, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है, बट पार्ट 2 जो है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज 40 मार्क्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई अब आपके लिए। ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हो गई सर, क्योंकि अब इसके नए चैप्टर्स ज्वाइन हो गए हैं, मतलब ऐड ऑन कर दिए गए हैं, और इनके नए जो चैप्टर्स ऐड ऑन किए गए हैं ये पहले भी थे, बट अभी इनकी मार्क्स की वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा इस पे फोकस किया गया है। अच्छा, एक पर्टिकुलर पहले पार्ट B हुआ करता था रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के रिगार्डिंग, जो अब पार्ट B नहीं रहा बल्कि पार्ट A का ही पार्ट बन गया। तो अभी क्या है कि इसमें भी कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं कि चेंजेस तो हो गए। फिर अब अकाउंट्स और FSM की अगर हम बात करें, FSM में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी पहले हुआ करती थी, बट अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पहुंच गई है फाइनल में, प्रोफेशनल में, तो अभी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे बात हो रही है अकाउंट्स की और FM की, तो यहाँ पे अकाउंट्स और FM के रिगार्डिंग जो कंटेंट पहले था वही कंटेंट अभी भी है, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए। जो पहले FM में चैप्टर्स थे वो अभी भी हैं, जो अकाउंट्स में पहले चैप्टर थे वो अभी भी हैं। ऑल्दो बस ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स में सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और कुछ नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अब इसका पार्ट नहीं है। फिर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ पहले भी ऐसे ही था, बट ऑल्दो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें न्यूली ऐड ऑन हो गए, जैसे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जो यहाँ पहले नहीं था।
तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं सर जो अगेन हमारे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फिर आता है सर हमारे पास इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज। ओहो ओहो, इकोनॉमिक्स कमर्शियल लॉज में अब क्या है कि सर पहले भी जो चैप्टर्स थे अभी भी हैं, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हटा दिए गए, जैसे आरबीआई पहले एक चैप्टर हुआ करता था, हटा दिया गया। अब आरबीआई आपका इसका पार्ट नहीं है। एनबीएफसी एक पर्टिकुलर चैप्टर हुआ करता था, वो भी हटा दिया गया। और अभी क्या है इसमें सर, इसमें एक चैप्टर हुआ करता था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इसमें से हट गया। लेकिन एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ, इसमें एड ऑन हुआ, लॉ रिलेटिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। इसके रिगार्डिंग लॉ पहले फाइनल में था, अब फाइनल से उठा के एथिक्स के सब्जेक्ट में आता था, जीआरएमसीई में, अब वहाँ से हट के इसमें आ गया है। तो ये कुछ एक खास चेंज हुआ। इसके अलावा सर सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ, सर पहले ये कॉम्पिटिशन लॉ 25 मार्क्स का था और अब ये 25 मार्क्स का नहीं रहा, ख़त्म हो गया सर। कंपटीशन लॉ तो है, बट अब ये पार्ट ए का पार्ट बन गया और पार्ट ए में जुड़ जाने की वजह से सर अब ये 60 मार्क्स का ही रह गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 25 मार्क्स का डेडिकेटली कंपटीशन लॉ आएगा। पहले ये एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर था, एक स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे तरह से पढ़ता था कि 25 मार्क्स तो भाई सिक्योर कर ही लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ओहो, ये पहले आपके सेटिंग अप का पार्ट था जो वहाँ से हटा दिया गया और हटा के यहाँ पे डाल दिया गया 40 मार्क्स का। ये कंटेंट अब प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे है, EBCL वाले, जो पहले EBCL था अब वो EBCL नहीं रहा, अब वो इकोनॉमिक कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस बन गया है। और ये पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके लिए थोड़े से नए हो गए, जो पहले सेटिंग अप में थे बट अब इसमें आ गए। इसके बाद हमारे पास ग्रुप 2 में लास्ट सब्जेक्ट आता है टैक्स का, और टैक्स में अगेन आपके पास DT भी है और IDT भी है, तो मतलब इनकम टैक्स भी है और साथ ही साथ GST भी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कस्टम पहले भी हुआ करता था, अभी भी है, ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट आज भी है, अभी भी एज इट इज़ वैसे ही चलेगा। पर ध्यान रखिएगा कि अब सब्जेक्टिव पेपर हो गया है, अब ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहा। तो क्रक्स मैंने आपको एक बार एक छोटा सा ओवरव्यू तो दे दिया कि सर हाँ किस तरीके से, ऑल्दो मेरे को उम्मीद है कि जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल्ड थे उनको जब ये चैप्टर्स देखेंगे तो उनको बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। जो न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये पूरा कंटेंट ही नया है। अभी क्या है कि अभी मैं करण सर को और शिवानी मैम को बुलाऊंगा, और करण सर और शिवानी मैम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो बच्चों के पूछे गए थे उन क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। मैं भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दूंगा, और वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और अभी हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बस मैं आपको अब करण सर और शिवानी मैम को बुलाऊंगा, और करण सर शिवानी मैम के आते ही हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे और अपन क्वेश्चंस पूछेंगे और साथ ही साथ उसके आंसर्स भी देंगे, जिससे कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाए। और जो आपने कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे हैं उनका भी हम आंसर आपको देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, मैं करण सर और शिवानी मैम को बुलाता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। चलिए बच्चे, तो फिर अपन जो क्वेश्चंस थे आप लोगों के, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में हम लोग को दिए थे, या कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने हम लोग को व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछे थे, उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए मैं अब शिवानी मैम को और करण सर को बुलाऊंगा। शिवानी मैम, करण सर प्लीज़ आइए। तो शिवानी मैम इज़ हियर। कैसे हैं मैडम? तो करण सर भी आ जाओ यार सर, आप भी। तो करण सर भी हाँ यार सर, इतनी देर से सिलेबस समझा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व भी करने, डाउट भी बस लो सर, लो बस फटाफट से। चलो आओ सर। चलो सर, शुरू करो। सर बड़े सारे सवाल आ गए बच्चों सारे के, आ गए। बड़े सारे आ गए सर। देखो तो सर पहला क्वेश्चन जो है राशि जैन ने पूछा है ओल्ड सिलेबस के लिए, जून 2023 में ओल्ड में अटेम्प्ट दे सकते हैं? जून 2023 में ओल्ड में अटेम्प्ट दे सकते हैं हम? सर ओल्ड में तो जून 2023 में बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी क्या है कि जो बच्चे अभी एनरोल होते हैं वो जून 2023 में ओल्ड सिलेबस का कोई एक मॉड्यूल दे सकते हैं। दोनों मॉड्यूल जून अटेम्प्ट में देना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको दोनों मॉड्यूल देने होंगे तो आप दिसंबर में ही दे पाओगे। यही क्वेश्चन था सर जी। मैम एक क्वेश्चन और है वरुण सोलंकी बोल रहे हैं कि लास्ट अटेम्प्ट कब है ओल्ड सिलेबस का? सर ओल्ड सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट जो ICSE ने नोटिफाई किया है दैट इज जून 2024। ठीक है, पर जैसे कि पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि ICSI 2 से 3 अटेम्प्ट हर बार बढ़ा देता है, बट वी आर नॉट श्योर। वो प्रोविजन लेके चलना इस टाइम पे इज नॉट अ गुड थिंग। सो हमारे लिए होना चाहिए कि जून 2024 लास्ट अटेम्प्ट है। सो ओल्ड के लिए बच्चे जून 2024 मेरा लास्ट रहेगा। हाँ जी सर। अच्छा सर एक चीज़ और बताओ, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की ओल्ड सिलेबस में? ओल्ड सिलेबस में तो ओल्ड सिलेबस के लिए बच्चे, जैसे मैंने आपको बोला कि 1 फरवरी के बाद से जितने भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस में जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करते हैं, 31 जनवरी 2023, आज 21 22 के हिसाब से आप देख लीजिए कि अगले 10 दिनों में रजिस्ट्रेशन करते हैं 31 जनवरी तक, तो आप ओल्ड सिलेबस में आएंगे। और ओल्ड सिलेबस में आने का फ़ायदा कि आप जून में
एक ग्रुप के लिए अपीयर हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने 1 फरवरी को भी रजिस्ट्रेशन किया तो आप बाय डिफ़ॉल्ट दिसंबर अटेम्प्ट में चले जाएंगे, फिर आप जून अटेम्प्ट में पेपर दे ही नहीं पाएंगे, कोई प्रोविज़न ही नहीं है उसके बाद तो सर। एक चीज़ मैम बताओ आप, एक बच्चा है राहुल बंसल और वो पूछ रहे हैं कि जैन में मेरा CS EET क्लियर हुआ, जून में अब हम अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते? सर बिल्कुल जून में तो अटेम्प्ट दे ही सकते हैं, बट ओल्ड में अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर मेरे को न्यू में जाना है तो उसका पहला अटेम्प्ट मेरा दिसंबर 2023 ही है। जैसा भी सर ने बोला, अगर मैं 31 जनवरी तक अपनी रजिस्ट्रेशन करा लूँ तो जून में मैं एक मॉड्यूल में जा सकती हूँ, वो भी ओल्ड के। बट अगर मेरे को न्यू में देना है तो फिर वो मेरा दिसंबर 2023 होगा। तो आई हैव टू थिंक कि आई हैव टू गो फॉर ओल्ड वन और न्यू वन। अगर मैं ओल्ड वन ऑप्ट करती हूँ तो फॉर श्योर आई कैन गिव माई एग्जाम्स इन जून 2023, बट इफ आई ऑप्ट द न्यू वन तो मेरे एग्जाम्स बचे दिसंबर 2023 में होंगे फिर। हाँ जी सर। एक बच्चा देखो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चा ये है अनन्या, और इसने पूछा है कि अच्छा चलो हम जून 2023 में एक्जी का ओल्ड में एक ग्रुप दे देते हैं, ठीक है, तो दिसंबर 2023 में भी ओल्ड में दे सकते हैं ना? हाँ जी बिल्कुल सर, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो ओल्ड सिलेबस है ना वो बेटा जून 24 तक तो रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप दिसंबर 23 की बात करोगे तो दिसंबर 23 में न्यू सिलेबस वालों के भी पेपर होंगे, ओल्ड सिलेबस वालों के भी पेपर होंगे। तो जब आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप न्यू सिलेबस में हो या ओल्ड सिलेबस में। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप दिसंबर की अगर बात करते हो, अगर आपने अभी जून में अगर ओल्ड सिलेबस का लेट से एक ग्रुप दिया तो डेफिनेटली आप दिसंबर 23 में ओल्ड में ही दूसरा ग्रुप भी दे सकते हो, और इवन जून 24 में भी आप ओल्ड में ही ग्रुप दे सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आप पता लगे जून 23 में एक ग्रुप दें और फिर दिसंबर में आपको बाय डिफॉल्ट न्यू सिलेबस में आना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर एक बच्चा है और आध्या नाम है, और बच्चे ने पूछा है कि ओल्ड में रजिस्ट्रेशन हुआ अभी, क्या दिसंबर 2023 में न्यू में बोथ ग्रुप दे सकते हैं? अभी हमने रजिस्ट्रेशन ओल्ड में करा लिया है, बट अब हमें दिसंबर में बोथ ग्रुप न्यू सिलेबस में देने हैं। स्विच ओवर हो जाएगा सर। अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है ना, जैसे अगर किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए अभी ओल्ड में रजिस्ट्रेशन करा लिया और ओल्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसको अब जून में पेपर नहीं देना, तो ऐसी सिचुएशन में सर अगर उसको जून में पेपर नहीं देना तो स्विच ओवर का ऑप्शन रहेगा। बट अभी स्विच ओवर आया नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी न्यू सिलेबस ही 1 फेब से आएगा, तो उसके बाद स्विच ओवर की पॉलिसी जो होगी वो इंस्टीट्यूट लेकर आएगा। बट अभी आई डोंट थिंक सो कि स्विच ओवर का कोई ऑप्शन है ही नहीं सर। अभी आई डोंट थिंक सो वाली कोई बात ही नहीं है सर, है ही नहीं अभी तो। अब सर देखो एक कॉमन डाउट है, मैम आप भी बताओ कि बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें अब ओल्ड में एनरोल होना चाहिए या न्यू में एनरोल होना चाहिए? क्योंकि देखो अब हर जो सिलेबस है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस है चाहे वो न्यू सिलेबस है, दोनों के अपने एडवांटेज हैं अपने डिसएडवांटेज हैं। बच्चे के ये भी डाउट्स हैं कि ओल्ड में सब्जेक्ट्स क्या थे, न्यू में क्या है, वो तो चलो हमने डिस्कस कर लिया, हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है। बट अब बात ये आ रही है कि उसमें 7 जो न्यू आ रहा है उसमें 7 सब्जेक्ट हैं, पुराने वाले में 8 थे। अच्छा MCQs थे, अब MCQs नहीं है या 20% MCQs, तो उस पर भी ना एक क्लैरिटी बच्चे चाह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों उसको थोड़ा थोड़ा बच्चों को गाइड करो कि किस सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स MCQs हैं, क्या MCQs नहीं हैं, अच्छा नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, क्या चीज़ है, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा आप बताओ। देखो मैं ऐसे बताता हूँ आपको। देखिए ऐसे सिचुएशन अभी ऐसी है कि अगर हम एग्जिस्टिंग सिलेबस की बात करें, जिसको अब हम ओल्ड सिलेबस बोलने लग गए हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट हैं। नो डाउट अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो न्यू सिलेबस आपको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि उसमें एक सब्जेक्ट कम हो गया। मैंने आपको पहले भी बोला कि अकाउंट्स और FM ये दोनों मर्ज हो गए, तो मर्ज हो जाने की वजह से अब टोटल 7 सब्जेक्ट्स ही रह गए हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो शायद कि आपको अच्छा लगेगा कि आप न्यू सिलेबस दो और 7 सब्जेक्ट ही दो। लेकिन अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की तो उसके 8 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट टोटली MCQ हैं। ऑल्दो मैं ये भी बोलूँगा कि MCQ में नेगेटिव मार्किंग थी, बट फिर भी मेरे को लगता है कि 3 पेपर जो MCQ थे ना, शायद वो एक ऐसे पेपर्स थे, हाँ वो एक ऐसे पेपर्स थे जिससे ना मेरे को ऐसा लग रहा था बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को लेके ना सिक्योर महसूस करता था। बट अभी क्या हो गया है, क्योंकि अभी सारे पेपर सब्जेक्टिव हो जाएंगे, MCQ सिर्फ 20 मार्क्स का ही रह जाएगा, और अकाउंट्स और FM में तो है ही नहीं MCQ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है कि अगर सब्जेक्ट वाइज देखो तो शायद न्यू सिलेबस आपको ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स हैं। अगर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो ओल्ड सिलेबस आपको डिफिकल्ट लगेगा। बट शिवानी मैम अब जून में ये लोग एक ग्रुप दे सकते हैं, तो इसका एडवांटेज तो रहेगा ही। बिल्कुल सर ये है कि अब फरवरी स्टार्ट हो गई और मेरे एग्जाम्स अगर मान लो मैं ओल्ड में जाती हूँ तो जून में मैं एक ग्रुप दे सकती हूँ।
निकल जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अभी मेरे पास 5 महीने हैं जून में अपेयर होने के लिए। पर सर अगर मेरा एम AIR का है, जो कि आई गेस बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों CSEET के होता है कि है ना कि AIR1 AIR2, सर उस केस में क्या होगा कि नॉर्मली मेरे को हर अटेम्प्ट में ना 6 से 8 महीने मिलते थे 2 ग्रुप्स के लिए। पर इस महीने में क्या हो रहा है, मैं फरवरी से दिसंबर, और दिसंबर के भी मेरे पेपर शुरू होते हैं सर 20 से अप्रॉक्स, तो अप्रॉक्सीमेटली आधा दिसंबर मेरे पास है, लाइक आई हैव दैट टाइम कि मैं AIR के लिए जा सकूं। और सर बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि मैम हमारा अटेम्प्ट निकल गया, तो सर इतनी मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लैग हो गया कि उनको ये फील हो कि मेरा टाइम निकल गया। बिकॉज द थिंग इज, अगर आप जून से दिसंबर जा रहे हो बच्चे, तो आपका एक ग्रुप भी तो ऐड हो रहा है साथ में, आपका एम भी तो हाई हो रहा है, वो एम भी मेरा AIR का हो रहा है। तो अगर मुझे ये है कि मुझे फटाफट से ग्रुप निकालना है, तो सर फिर ऑब्वियसली बच्चा ओल्ड के लिए ही जाएगा। बट अगर आपको ये थोड़ा सा सोचो कि हमारे 8 सब्जेक्ट थे ग्रो ओल्ड में, इसमें मेरे 7 सब्जेक्ट हैं, 7 में नॉर्मली हर सब्जेक्ट FM अकाउंट को छोड़ के 20% ऑब्जेक्टिव है, 80% आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो और सब्जेक्ट की डेप्थनेस बढ़ गई है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो वन शुड डेफिनेटली गो फॉर द न्यू वन, बिकॉज इट गिव यू टन्स ऑफ नॉलेज। वो नो डाउट ओल्ड भी बहुत देता था सर, बट न्यू में आई गेस जब हम ICSE का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं ना, जब भी हमारा सिलेबस चेंज होता है तो ICSE नए ऑब्जेक्टिव के साथ उसे लेकर आता है। तो ICSE का ऑब्जेक्टिव भी चेंज हुआ है कि हाँ थोड़ा सा और आप डिटेल में जाओ, थोड़ा सा और आप डेप्थ में जाओ। तो सर मुझे लगता है फाइनल कॉल तो इनकी है, वो तो इन्हीं की है। बट द थिंग इज एज अ मेंटोर हम आपको ये गाइड करते हैं बच्चे कि अगर आपको एक ग्रुप जल्दी से जल्दी अगर आपको है तो आप जून के लिए जाओ, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट पे डेलिब्रेट करो और ये देखो कि हाँ मेरे को लॉन्ग रन में क्या ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिसंबर 2023। हाँ जी सर। अच्छा बच्चे, जो आपका है ना कि नेगेटिव मार्किंग वाली बात, ओल्ड सिलेबस में देखो नेगेटिव मार्किंग थी, 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता था, टैक्स का, अकाउंट्स का, FSM का। अभी ICSI ने जो अपना सिलेबस निकाला है उसमें एज सच नेगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं कही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम लोग को ऐसा लगता है कि जो 20 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं हर सब्जेक्ट में, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना सर। और जैसे आप तो अभी CA की एग्ज़ाम भी दी है सर, सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर तो सर ने अभी सर ने तो अभी मतलब आप समझ लीजिए कि CA के एग्ज़ाम्स वगैरह सब दिए हुए हैं, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी सर ने भी जब एग्जाम दिए थे तब भी उनके में MCQ आते थे, और तब MCQ में ऐसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी ना, नहीं था ना सर। ICAI मतलब ये वाला पैटर्न ऑलरेडी जो है हाँ। कंटिन्यू कर रहा है, तो वही पैटर्न में भी हमें लगता है कि ICSI भी फॉलो करेगा। 20 सब्जेक्ट में 20 नंबर का अगर MCQ डाला है तो उसमें नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जनरली बनता भी नहीं है। अब जो 20 ही नंबर है उसमें भी नेगेटिव हो जाए तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव जो है ना उसका वो पूरा नहीं होगा। बट इसके लिए क्या है, अब ICSI फर्दर क्लैरिफिकेशन दे देगा, वो भी क्लैरिफिकेशन दे देगा, क्योंकि बच्चों के मन में डाउट है। बट मेरे को लगता है कि अब निगेटिव मार्किंग तो सर नहीं होगी। तो कंपैरेटिवली हाँ आप कंपैरिजन अगर करें तो देखिए फाइनल कॉल आपकी होगी कि आपको क्या बेटर लग रहा है। ऑल्दो 10-11 महीने का टाइम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोनों ग्रुप देने की, और आपको अगर मिल रही है तो यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट, है ना। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। MCQs पर जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आती है तो तब तक के लिए हम इसको यही मान के चलते हैं कि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब सर कुछ ना फाइनल के बच्चों के डाउट्स हैं कि जो दिसंबर एग्जीक्यूटिव दे चुके हैं, दिसंबर 22 CS एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप दे चुके हैं, या फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी क्लियर्ड है, सेकंड अपीयर हो गए हैं, तो उनके बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में कॉमन डाउट है। मैं एक ही बारी कॉमन डाउट ले रहा हूँ सबका, क्योंकि ये वाला डाउट ना बहुत बच्चों का है, तो ये रिजॉल्व हो जाएगा कि लेट्स से हमने दिसंबर में एग्जीक्यूटिव अपीयर हुए हम, और वो क्लियर हो गया हमारा 25 फरवरी 2023, तो वो क्लियर हो गया। अब प्रोफेशनल के लिए हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ट्रेनिंग स्टार्ट करें या ना करें, और क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिसंबर 2023 में प्रोफेशनल के ओल्ड सिलेबस में हमें सारे ग्रुप दे देने चाहिए या फिर हम वेट करें 2024 का। तो ये सर मैं चाहूँगा एक एक करके ना आप ये 3 क्वेश्चन एड्रेस करो, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। देखो मैं बताता हूँ सर फाइनल की कहानी क्या है सर। जैसे कि हम लोग फाइनल पढ़ा भी रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जो CS फाइनल के एग्ज़ाम्स है ना, अब 25 फरवरी को रिजल्ट आएगा, और नो डाउट सर हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे बहुत ग्रुप्स क्लियर कर लेंगे, तो उन्हीं के डाउट से ज़्यादा मेरे को उम्मीद है उन्हीं को मज़े आ रहे हैं, कह रहे भाई हम तो निकाल लेंगे तो हो क्या रहा है कि अगर आप 25 फरवरी को विद गॉड्स ग्रेस अगर आप दोनों ग्रुप निकाल लेते हैं, और अगर किसी का एक ग्रुप ऑलरेडी निकला हुआ है, एक ही दिया था वो भी निकल जाता है, तो आपको दिसंबर 23 में प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स देने का फुल चांस है। अभी देखा जाए तो आपके पास भी 9 साढ़े 9 महीने का टाइम है,
ऑल्दो मैंने अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको फाइनल का ओल्ड और न्यू में कोई कंपैरिजन इसलिए नहीं कराया क्योंकि जून 24 में आपका एग्जाम था। ऑल्दो मैं सेपरेट वीडियो में जरूर आपको कंपैरिजन करके दूंगा कि ओल्ड और न्यू में सिलेबस में क्या चेंजेस हैं और अच्छे खासे ड्रास्टिक चेंजेस हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर फिर सब्जेक्ट वाइज देखें तो जो न्यू सिलेबस है फाइनल का उसमें टोटल है 7 सब्जेक्ट और ओल्ड सिलेबस में थे टोटल अभी जो चल रहे हैं वो 9 सब्जेक्ट। तो अगर हम फिर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स देखें तो 110% आपको अपीलिंग तो लगेगा कि भाई न्यू सिलेबस दे देते हैं और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग भी रहा है। बट मेरे को ऐसा लगता है कि 9-10 महीने का टाइम बहुत होता है और ऐसा नहीं है यार, सब बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने रैंक्स लेकर आए हैं, बहुत सारे बच्चों ने तीनों मॉड्यूल एक साथ देके निकाले हैं जो अभी चल रहा है उसमें। तो 10 महीने का टाइम बहुत होता है, बहुत होता है। अब उन 10 महीनों में अगर आप चाहें तो डेफिनेटली अभी मेरे को नहीं लगता सर कोई होने भी नहीं वाला फाइनल की क्लासेस में कोई अभी आपको न्यू सिलेबस का कंटेंट नहीं देने वाला। सबके सब ओल्ड सिलेबस का ही कंटेंट देंगे, एटलीस्ट टिल अगस्त तो आपको ओल्ड सिलेबस का ही कंटेंट मिलेगा। तो उस पॉइंट को देखते हुए मेरे को लगता है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और आपको तीनों ही ग्रुप दिसंबर 23 के लिए प्रिपेयर करने चाहिए और दे देने चाहिए। लेकिन फिर भी मान लो अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं भाई हम तो जून में ही देंगे, तो भाई सर समझिए एग्जीक्यूटिव के बाद आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करिए, 1.5 साल का टाइम है, 1.5 साल एक बहुत टाइम, बहुत बड़ा टाइम है। 21 महीने की आपकी ट्रेनिंग है। आप फिर ऐसा करो भाई ट्रेनिंग ही ज्वाइन कर लो एटलीस्ट, तो उससे क्या होगा कि चलो ट्रेनिंग का टाइम पीरियड ही थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल जाएगी, आपको नो डाउट वो एग्जाम में हेल्प भी करेगी। तो ये कर सकते हो आप। लेकिन फिर अगेन आपके ऊपर ये हम छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ना डिसीजन अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग करने लग जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं पढ़ाई से फ्लो छूट जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मेरे को लगता है अभी तुम्हारे पेपर फ्लो में निकल रहे हैं तो भाई तुम पेपर दे लो और दिसंबर में पेपर देने के बाद मस्त आराम से ट्रेनिंग करो, वो ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर किसी के दिमाग में है कि नहीं मेरे को जून में ही देना है और साथ ही सब्जेक्ट देने हैं, तो फिर भैया आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये प्रोविज़न है। और एक सर किसी बच्चे का शायद ये भी डाउट था, मैंने पढ़ा था ईडीपी को लेकर कि भाई ईडीपी कब करनी होती है, क्या हम प्रोफेशनल के बाद ईडीपी करें? तो ईडीपी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा क्राइटेरिया आपको देता हूँ। जब आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, जब भी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, उससे पहले आपकी ईडीपी हो जानी चाहिए बस। अब आप अगर लेट से दिसंबर 23 में एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और दिसंबर 23 के लिए आप अभी पढ़ना चाहते हो, आराम से पढ़ते रहो, अभी आपको ईडीपी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रोफेशनल में रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिसंबर 23 की प्रिपरेशन करिए और आराम से प्रिपरेशन करिए। जब प्रिपरेशन हो जाए, दिसंबर में पेपर दे दो, उसके बाद जनवरी में ईडीपी कर लेना। ईडीपी करना अभी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने का मन है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा के ईडीपी करिए, ईडीपी कर लीजिए, उसके बाद ही ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। यही थे सर बस। बट ट्रेनिंग का ना सर ऐसे भी है, क्योंकि देखो बच्चे सीए में भी करते ही हैं। हाँ, करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ तो चलो है ही मैंडेटरी है कि आपको फाइनल से पहले करनी है। तो यहाँ पर अगर आप भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है सर, एक चीज़ बताओ, सिद्धार्थ जैन इज आस्किंग इलेक्टिव कौन सा लेना है? आईबीसी लेना है, आईपीआर लेना है? अच्छा, न्यू सिलेबस में तो टैक्स भी जो है वो इलेक्टिव में है। सो इलेक्टिव कौन सा लें? एज़ पर ओल्ड इलेक्टिव कौन सा लें, एज़ पर न्यू इलेक्टिव कौन सा लें? तो ये बहुत महाभारत सवाल है, मैं आंसर नहीं करूँगा। देखो सर, अभी तक ओल्ड सिलेबस में क्या हो रहा था, ओल्ड सिलेबस में मॉड्यूल 3 में आपके पास एक MDCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी, ये ओपन बुक रहता था, जो अभी दिसंबर 23 में भी रहेगा, जून 23 में भी है। और इसके बाद 9th सब्जेक्ट जो होता था वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता था, उसमें से आपको कोई एक ऑप्ट करना होता था। तो अभी तो मैं बोलूँगा ओल्ड सिलेबस में आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप ऑल ग्रुप्स के लिए जा रहे हैं या ग्रुप 2-3 के लिए जा रहे हैं तो आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ले लीजिए, IBC वो अच्छा है। रीज़न बिंग उसका मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ कि आप ग्रुप 2 जब प्रिपेयर करेंगे तो उसमें IBC ऑलमोस्ट 40-50 मार्क्स का तो कंप्लीट हो ही जाएगा। अच्छा बताएं सर, एक चीज़ और करना, हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि बच्चे को ऐसा लगता है कि भाई हमने ग्रुप 2 कर लिया तो मेरा इलेक्टिव पूरा ही हो गया। पूरा हो रहा कुछ नहीं होने वाला, लल्लू बना रहे हो तुमको, पूरा हो रहा कुछ नहीं होएगा। हाँ, मैं बताता हूँ, 40-50 मार्क्स का तो IBC ओपन बुक कंप्लीट हो जाएगा, बट फिर भी 50 मार्क्स का जो रह जाएगा वो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी या आपको मेहनत करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम आखिरी में किताब उठाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और अगर आपको IBC नहीं करना तो फिर मेरा मानना है कि आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करो अच्छे से कि आपको किस फील्ड में आगे जाके एक्सप्लोर करना है। नहीं तो एक अच्छा सब्जेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी है, और इतना अच्छा है कि अब वो तो न्यू सिलेबस के एग्जीक्यूटिव में ही आ गया 40 मार्क्स का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट भी उसकी डेप्थ को समझ रहा है, उसकी इंटीग्रिटी को समझ रहा है, और कहीं ना कहीं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है वो। तो आप IPR भी ले सकते हो। और न्यू सिलेबस में तो सर मेरे को लगता है कि मैडम टैक्स मैडम आपको बता सकती हैं, मैं भी आपको बता ही सक रहा हूँ कि ये कि सर जो टैक्स वाला कंटेंट है ना वो न्यू सिलेबस से हट तो गया,
बट मेरे को अभी भी ऐसा लगता है कि अगर आप न्यू सिलेबस में जा रहे हैं तो अगेन वहाँ पे IBC भी है, IPR भी है, और अगर आप चाहें तो भाई वहाँ पे आप टैक्स भी ले सकते हैं। टैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है और डुबकी लगाते जाइए, घुसते जाइए अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट को टैक्स पर्सनली बहुत अच्छा लगता हो तो डेफिनेटली GST स्पेसिफिकली है उसमें, तो मेरे को लगता है कि अगर आपको GST में लेट से आगे करियर बनाना है तो आप डेफिनेटली GST वाला ओपन बुक अडॉप्ट करिए, बिल्कुल करिए, उस पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छे पेपर हैं सर, इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन दे रहा है, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट इट। यही था ना सर बस? हाँ जी सर। एक मैम एक इजी सा सवाल है आपसे। इजी सा बच्चे ने एक छोटा सा सवाल पूछा है, वो सवाल ये है, ओल्ड अच्छा है या न्यू अच्छा? सर जो बच्चे को अच्छा लगे वही अच्छा है। ये तो मतलब ये तो आई गेस बहुत बार इस पे डेलिब्रेशन हो चुकी है हमारी, ओल्ड या न्यू पे। तो हमें बैठना है, हम लोगों ने आपको ये बता दिया कि किसमें क्या है, डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब बता दिए। आखिरी कॉल हमेशा आपके एंड पे है। बाकी अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है फिर हम आपके साथ हैं, है ना। बस क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग प्रॉब्लम है कि मैम इसमें जाऊं उसमें जाऊं टाइम की, तो उसमें हम आपके साथ हैं, बट एंड कॉल आपकी है सर। और एक ना ये डाउट मतलब जो आ रहा है कि हमारी जो नई एग्जीक्यूटिव के न्यू सिलेबस की क्लासेस हैं वो स्टार्ट होने वाली है जल्दी, फेब में स्टार्ट हो जाएंगी, 1 फेब से। तो सबसे पहले तो इनरोलमेंट आई गेस शुरू हो चुकी है, 1 फेब से हमारी क्लासेस हैं। और दूसरा डाउट सर, आज ना मतलब ना मैंने बहुत जगह सुना, मेरे बच्चों ने ही बोला कि मैम फेस टू फेस आए या ऑनलाइन, फेस टू फेस या ऑनलाइन, मतलब फेस टू फेस आ रहे हैं तो क्या है, ऑनलाइन आ रहे हैं तो क्या है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे, मतलब अगर हम अपने आप को एज ए स्टूडेंट रख के देखें तो वो हमारे लिए फेस टू फेस है या ऑनलाइन है सर? मतलब देखिए बच्चों, मैं आपको वैसे कहता हूँ कि हम लोग सब लोग दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, आप दिल्ली आ सकते हैं तो भाई मोस्ट वेलकम है। मेरे को ऐसा लगता है कि फेस टू फेस क्लासेस करके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, जो ग्रूमिंग होती है, जो आपका स्टडी सर्कल बनता है, जो आपकी सोशल लाइफ इंप्रूव होती है, आप लोगों से मिलते हैं, 4 दोस्त बनते हैं, वो आप ऑनलाइन क्लासेस में टोटली मिस कर रहे हैं। मतलब आई एम रियली सॉरी कि आप रिग्रेट करेंगे शायद इन फ्यूचर कि आपने ये टाइम मिस कर दिया, क्योंकि अभी आप ऑनलाइन, हाँ अगर जेन्युइनली नो डाउट किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के घर से आने नहीं दिया जा रहा, या और कोई रीज़न है जिसकी वजह से आप फेस टू फेस क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, तो ज़रूर आप ऑनलाइन क्लास करिए। लाइव एट होम का ऑप्शन अवेलेबल है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। बट अगर आप फेस टू फेस आ सकते हैं तो यू शुड डेफिनेटली कम फॉर फेस टू फेस क्लासेस। मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि यार आप ना कंपैरिजन खुद भी कर पाओगे कि जो एक फेस टू फेस क्लास का स्टूडेंट है और एक ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इशू हो जाता है। आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है जब आप फेस टू फेस आते हो, टीचर से प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाती है। ऑल्दो लाइव एट होम में हम लोग बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, बच्चों की सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और शायद इसी वजह से हमारे भी ऑनलाइन बच्चे बहुत ज़्यादा हैं अभी भी, और फेस टू फेस में उस लेवल पे अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑनलाइन का और फेस टू फेस का कंपैरिजन बहुत बड़ा हो गया, मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। लेकिन फिर भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई फेस टू फेस के लिए आओ, वो सबसे अच्छा है। और अगर कोई इफ एंड बट करके कोई फैक्टर है तो फिर आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑप्शंस तो वो अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे। ऑनलाइन में कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है। देखो उसका भी ना ड्रॉबैक है ही है, उसका ड्रॉबैक यही है सर कि आप अपने कभी मन से हाँ देखोगे। अपने मन से देखोगे आप लीनियंट हो जाओगे। हाँ वो मैनेजमेंट नहीं है, आप चाह कर भी ना डिसिप्लिन हो नहीं पाता। आपने आज एक क्लास छोड़ी, वो एक्यूमुलेटिव होती चली जाएगी आपकी। ठीक है सर, तो ये बड़े सारे सवाल थे, बस एक लास्ट सवाल बचा, एक लास्ट सवाल हाँ जाते जाते बता दो। एक और छोटू सा बच्चा है, उसका सवाल है। तो एक है ना बच्चा है, उसका नाम है करण सर, और वो ये पूछ रहे हैं कि न्यू सिलेबस के लेक्चर कब स्टार्ट कर रहे हो? ये तो बहुत ही छोटा बच्चा है। ये छोटा बच्चा CA भी है, छोटा बच्चा CS भी है, और इसका सवाल बहुत बड़ा है। तो सर न्यू सिलेबस के जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी। आप 1 फरवरी से ही न्यू सिलेबस की क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बोलूँगा जब न्यू सिलेबस की बात होगी तो लाइव एट होम होगा और फेस टू फेस होगा। रिकॉर्डेड का प्रोविज़न उसमें नहीं होगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा कि जो ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में कंटेंट था वही आपको लेना पड़ेगा। तो वो मिल तो पूरा जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं शफलिंग सी हुई है, और जो कंटेंट रह जाएगा, लेट से ऐसे कि कोई न्यूली एडेड कंटेंट है जो अभी तक ओल्ड सिलेबस में था ही नहीं, तो फिर हम उसको आपको फर्दर अपग्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच मझधार में छोड़ देंगे। बट लाइव एट होम लीजिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और फेस टू फेस लेंगे तो भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। क्यों सर, आप भी तो यही करोगे, मजे ले रहे हो। तो अभी मेरे को लगता है कि सर ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं बच्चों के। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो बिना झिझक के आप आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए। हमारे नंबर आपके पास हैं, ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएंगे।
हाँ, सबके नंबर, गाबर सर का नंबर आपके पास है, अरुण सर का नंबर आपके पास है, आप अपनी क्वेरी भेज दीजिए, हम आप तक पहुंच जाएंगे। आप हम तक बस खाली कांटेक्ट के थ्रू बस मैसेज डाल दीजिए, हम आपको डेफिनेटली कॉल करके समझा देंगे। और फिर भी कोई क्वेरी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम अगली वीडियो में ज़रूर से उसको रिजॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और बस कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊँगा उसमें मैं ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस फाइनल का जरूर डिस्कस करूँगा। और वो वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाली है क्योंकि हम उसमें फाइनल्स की क्लासेस की टाइमिंग्स और शेड्यूल अनाउंस करेंगे। तो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगी जो मैं खुद बनाऊंगा और ओल्ड और न्यू सिलेबस में कंपैरिजन भी कराऊंगा और मैं फ्रेश बैचेस की अनाउंसमेंट भी करूंगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच शिवानी मैम, थैंक यू सो मच करण सर कि आप लोग आए, बच्चों की क्वेरी रिजॉल्व की। थैंक यू सो मच गगन सर। ये बहुत ज़रूरी था, मैडम आप ही बोल दो। थैंक यू सो मच गगन सर। ये बहुत ज़रूरी था। तो अभी अपन वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछेगा। टिल देन गुड बाय, गुड बाय। बाय 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 बाय, टेक केयर।